माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंजीब सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज हम बात करेंगे क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 802 के सैंपल क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिया है, अभी इंस्टेंटली रिलीज हुआ है, तो मैं इसका सैंपल क्वेश्चन पेपर साथ में ब्लूप्रिंट और सॉल्यूशन भी आपके लिए लेके आया हूं। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहले देखते हैं ब्लूप्रिंट के बारे में कि लेटेस्ट सिलेबस, लेटेस्ट करिकुलम के हिसाब से, लेटेस्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आपके आने वाले एग्जाम के लिए 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होगा उसका ब्लूप्रिंट क्या रहेगा। जैसा कि देख सकते हैं कि एग्जाम आपको टोटल 3 घंटे के होते हैं, 3 आवर्स का एग्जाम होगा आपका। इस 3 आवर्स के एग्जाम में आपको 60 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे जैसा कि कम्युनिकेशन स्किल से टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से 3 क्वेश्चन आएंगे, आईसीटी स्किल से 2 क्वेश्चंस आएंगे, आईसीटी स्किल से एंटरप्रेन्योर स्किल से भी 2 क्वेश्चन आएंगे और ग्रीन स्किल से 2 क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह से टोटल 11 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन आपको करना है। 7 क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे 1 मार्क्स क्वेश्चन की बात करूं तो 1 मार्क्स क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से आपको 4 करना है। अब इस 4 क्वेश्चन को करने के लिए आप किसी भी 3 यूनिट की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आप सेल्फ मैनेजमेंट को जरूर इंक्लूड करेंगे, सो दैट कि वहां से 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करूं तो यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, जिसमें से 3 का आंसर आपको करना है। तो यहाँ फिर से मैं वही बात करूंगा कि अगर आप किसी 3 यूनिट को कंप्लीट करते हैं तो आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे, बट टारगेट हमेशा 100% का हमें रखना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करें तो यहाँ से 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये 50 मार्क्स के क्वेश्चंस का कैसे कैलकुलेशंस होगा, कैसे काम करना है ये देखना। डेटाबेस कंसेप्ट से टोटल 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर 14 क्वेश्चंस को अगर मैं मार्क्स में कन्वर्ट करूं तो 10 + 4 + 3 + 4, तो 10 + 4 14 + 3 17 + 4 21, तो यानी कि 21 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जाएंगे। अगर मैं ऑपरेटिंग बेस्ड यूनिट की बात करूं तो 9 + 0 + 0 + 4, यानी कि टोटल 13 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। फंडामेंटल ऑफ जावा की बात करूं, जहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे 12 नंबर के, यहां से हो गए 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन, यानी कि 4 मार्क्स, तो 4 × 2 = 8 मार्क्स के, 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ से ठीक है, तो 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, 4 नंबर के क्वेश्चंस। उसके बाद आपके पास 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है 3 नंबर का, और 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 4 मार्क्स के, यानी कि 12 नंबर्स के। तो 12 × 4 = 16, 3 = 19, और 12 कितना हो जाता है 31, तो 31 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो फंडामेंटल ऑफ जावा से पूछा जाएगा, तो जावा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। अगर मैं चैप्टर 4 की बात करूं, वर्क इंटीग्रेटेड यूनिट, तो यहां से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से हो गया, 1 नंबर यहां हो गया, 3 नंबर हो गए, तो 3 × 2 = 5, 1 6 नंबर के क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जाएंगे। इन टोटल 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इस 45 क्वेश्चन में से आपको आंसर करने होंगे 34 क्वेश्चंस के। तो 34 क्वेश्चंस का आपको आंसर करना होगा, और 34 क्वेश्चन में यहां देख ले, यहां पे 4 क्वेश्चन में से किसी 3 क्वेश्चन का आंसर करना है। तो अगर आप जावा आपने कंप्लीट कर रखा तो वो 3 क्वेश्चन आपका यहां से सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पे देखते हैं 3 क्वेश्चन में से किसी 2 क्वेश्चंस को करना है, तो अब इस 2 क्वेश्चन को करने के लिए आपको या तो इसको देखना पड़ेगा या फिर इन दोनों को देखना पड़ेगा। तो आप डिसाइड कर लीजिए। मेरे हिसाब से डेटाबेस कंसेप्ट और फंडामेंटल ऑफ जावा ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही इजी गोइंग टॉपिक हैं। अगर आप इसके थ्रू जाते हैं तो आपके लिए मार्क्स गेन करना ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करना है। तो अगर आपने डेटाबेस कंसेप्ट और जावा को कंफर्म कर रखा है तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपके सॉल्व हो जाते हैं, और इसमें से आपको सिर्फ 3 ही करने हैं, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे 32 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 26 क्वेश्चन करने। अब इस 26 क्वेश्चन के लिए देखो 10 + 12 तो हमारा 22 ही हो जाता है, तो यानी कि यूनिट 2 और यूनिट 4 में से 22 और 23 ही होगा, तो हमें यूनिट 2 को संभालना पड़ेगा, जहां से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मतलब यूनिट 2 भी आपको पढ़ना होगा। इन टोटल देखा जाए तो टोटल 4 यूनिट हैं। 4 यूनिट में से अगर आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट 3 यूनिट को अगर आप कंफर्म करते हैं, ऐसे चौथा यूनिट काफी इजी गोइंग यूनिट है, तो 4th यूनिट को भी देखा जा सकता है। तो अगर आप इसको आराम से पढ़ें तो इजी गोइंग है, आपके लिए 60 नंबर लाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होगा। आपको मैं एक चीज और बता दूं, अगर आपको 60 मार्क्स स्कोर करने हैं तो मेरा अपना वेबसाइट है, जहां पे मैंने आप सभी के लिए बुक लिख रखा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि MyCS ट्यूटोरियल साइट्स पे आप आइए और यहां से आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। ये वाली जो बुक आपके सामने दिख रही है स्क्रीन पे, ये बुक स्पेशली आपके लिए लिखी गई है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। अभी इस बुक की फ्री डिलीवरी अवेलेबल नहीं है,
ठीक है, तो देखेंगे आगे क्या होता है। बट अभी ये बुक अवेलेबल है आपके लिए, आप इसे बाय कर सकते हैं। और अगर आप दूर दराज में रहते हैं, मतलब हरियाणा रीजन से अगर आप बाहर रहते हैं, तो आप अमेजन पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये बुक अमेजन पे भी अवेलेबल है, अमेजन से भी आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं इस बुक का। अमेजन पे जाना है और यहाँ पे आपको मेरा नाम सर्च करना है। जैसे ही आप मेरा नाम सर्च करेंगे, अंजीब सिंह लिखेंगे, तो आपके सामने अंजीब सिंह की बुक आ जाएगी। अंजीब सिंह लिखते ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये बुक अवेलेबल है। तो ये बुक यहाँ भी अवेलेबल है और माय सीएस ट्यूटोरियल से भी अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे आसपास रह रहे हो, हरियाणा दिल्ली के आसपास वाले एरिया में रह रहे हो, तो बेहतर होगा कि आप यहाँ से ऑर्डर करें, अमेजन से ऑर्डर ना करें। लेकिन अगर आप दूर दराज रहते हो, काफी दूर हो, साउथ में हो, नॉर्थ में हो, है ना, त्रिपुरा साइड में हो, तो आप इस यहाँ से अमेजन से ऑर्डर कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो। तो ये बुक अवेलेबल है और स्पेशली डिजाइन किया गया है, इसमें वो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप इस बुक को जाके देखोगे ना, और आज का सैंपल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किया है, अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन का आंसर इस बुक के अंदर दिया हुआ है। तो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है, पास करना है, तो इस बुक को पढ़ गए तो मैं इंश्योर कर सकता हूं कि 60 मार्क्स के क्वेश्चंस में से आप एटलीस्ट 55 मार्क्स तो गेन कर ही लोगे, इसकी गारंटी है। 55 तो आ ही जाएगा इफ यू आर गोइंग टू ऑनेस्टली। 60 भी आएंगे, बट कई बार आप क्वेश्चंस का आंसर भूल जाते हो, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। तो मेरे हिसाब से तो 60 के 60 नंबर आ सकते हैं। 100% सक्सेस के चांसेस हैं यहाँ पे। चलिए, ये हो गया बुक का प्रमोशन। चलिए अब बात करते हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको बुक लेना है या नहीं लेना है। चलिए आगे करते हैं। तो जैसा कि अब आपने ये समझ लिया कि क्वेश्चन पेपर का कैसा पैटर्न रहेगा, क्या क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं 3 आवर्स के क्वेश्चंस हैं। 3 आवर्स में एग्जाम होगा आपका। 60 मार्क्स का आपका क्वेश्चंस करना है, जिसमें दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट टोटल 24 क्वेश्चंस होंगे, जो 2 सेक्शंस में डिवाइड किए गए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, सेक्शन बी आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। आउट ऑफ 6 + 18 24 क्वेश्चन में से 6 + 11 यानी कि 17 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है विद इन 3 आवर्स। इसके बाद देखते हैं इसके और क्या पार्ट यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 30 नंबर के पूछे गए हैं और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी 30 नंबर के पूछे गए हैं। तो टोटल वेटेज दोनों का सेम है। 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन के अंदर में उसके सब पार्ट्स दिए गए हैं। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसके हिसाब से काम करना है। सब्जेक्टिव की बात करें तो 18 क्वेश्चन में से आपको 11 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस मार्क्स सबके सामने मेंशन किया हुआ है, तो आपको मार्क्स का कंफ्यूजन नहीं आएगा। आइए अब सीधा क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। मैंने आपके लिए अलग से इसका सॉल्यूशन भी तैयार करके रखा हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पूछता है डैश इज फीलिंग एक्सट्रीमली नर्वस एंड वरीड बिकॉज यू बिलीव दैट अदर पीपल डू नॉट लाइक यू और ट्राइंग टू हार्म यू। तो ऐसा जो फीलिंग होता है जहां पे हम नर्वसनेस फील करते हैं, ऐसे फीलिंग को पैरानॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम पैरानॉइड फीलिंग कहते हैं। Dash is defined as the drive required to engage a goal-oriented behavior। तो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर के लिए आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए, जिसको कि आप सेल्फ मोटिवेशन भी कह सकते हो। तो वो मोटिवेशंस की आपको रिक्वायरमेंट होगी। डैश सिंबल इज डिस्प्ले व्हेन कॉलम इन कैल्क इज नॉट वाइड इनफ। ये एक्सेल के साथ है, ओपन ऑफिस कैल्क के साथ भी होता है कि जो इंफॉर्मेशन आपने उसके अंदर दिखाना है, अगर उसका साइज उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, वहां पे हैश सिंबल आ जाता है, वो वैल्यू प्रॉपर अपीयर नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आपने विड्थ को इंक्रीज कर दिया, सेल के विड्थ को इंक्रीज कर दिया, तो अब आप देखोगे कि वहां पे वो डेटा, वो वैल्यू आपको डिस्प्ले होने लगेगी। Dash is not component of the effective communication। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इंटरप्टिंग एक वर्ड है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। इंटरप्टिंग इसका आंसर होगा। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शंस देने चाहिए थे, बट यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये मिस्टेक है यहाँ पे जो मुझे लग रहा है। यहाँ पे ऑप्शंस आने चाहिए थे, क्योंकि डैश इज नॉट लिखा हुआ है, तो ऑप्शन देने चाहिए थे और सीबीएसई ने भी इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं है। मैं आपको एक्चुअल क्वेश्चन पेपर दिखा दे रहा हूं, यहां भी देख सकते हो, यहां भी कोई ऑप्शंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। इंडिविजुअल हु फोकस ऑन डेवलपिंग सॉल्यूशन दैट बेनिफिट द सोसाइटी आर कॉल्ड। ऐसे लोगों को हम, जनरली ये एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, और एंटरप्रेन्योर्स के अलग अलग कैटेगरी हैं, और उस कैटेगरी में इसको हम कहेंगे सोशल एंटरप्रेन्योर। क्या कहेंगे इसे हम? सोशल एंटरप्रेन्योर कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सोशल एंटरप्रेन्योर है। ग्रीन स्किल्स आर प्राइमरी फोकस्ड ऑन। ग्रीन स्किल का क्या काम है? तो ग्रीन स्किल में हम एनवायरमेंट की बात करते हैं, तो यहां पे मेन इसका पर्पस है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना। ओके,
चलिए, अब ये हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के टोटल 6 क्वेश्चन थे और इस 6 क्वेश्चंस में से जैसे कि मैंने आपको बताया कि कितने क्वेश्चन का आंसर करना था, इस 6 में से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन का आंसर करना था। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जिसमें 6 में से 4 आंसर करना था और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ भी यही दिया हुआ था, एनी 4 आंसर करना था 6 में से। तो अब आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन 3 यूनिट पढ़ के आपका ये काम बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे 5 क्वेश्चन करने हैं दिए गए 7 क्वेश्चन में से, तो काफी इजी है। देखो क्वेश्चन पेपर बहुत इजी होता है आईटी का, बट डिपेंड करता है कि आपने तैयारी कैसे की है और तैयारी करने के लिए आपने मटेरियल कौन सा यूज किया है और आप किस चैनल को फॉलो करते हो और किस ट्यूटर को फॉलो करते हो। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको इंश्योर करता हूं कि इस एग्जाम होने से पहले तक आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे और मेरे पुराने लेक्चर्स भी रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप उसको देख के भी अपने आप को उसकी बेनिफिट को आप ले सकते हो। चलिए, द साइज ऑफ डबल डेटा टाइप्स, फ्लोट डेटा टाइप्स, इंटीजर डेटा टाइप्स, कैट डेटा टाइप्स, लॉन्ग एंड, शॉर्ट एंड, बाइट, शॉर्ट, तो कई तरह के डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। तो साइज से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, डबल का हमारा 64 होता है और बाइट में अगर पूछा जाता, क्योंकि ये बीट में पूछा गया, अगर बाइट में पूछा जाता कि भाई बाइट में इसका साइज क्या होगा, तो बाइट में 8 होगा, क्योंकि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है। Dash is have a special method that every Java application must have। किसी भी Java प्रोग्राम के अंदर में जो हमारा मेन प्रोग्राम होता है, जब स्टार्ट करते हैं तो वहां पे सिस्टम स्टैटिक वॉइड मेन, स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो मेन नाम का एक फंक्शन है जो हमारे सभी जावा प्रोग्राम में लिखे ही जाते हैं, उसके बिना आपका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जहां पे पूछ रहा है चूज द करेक्ट MySQL कमांड टू डिस्प्ले 5% ऑफ सैलरी एज अलाउंस। तो इसके लिए जो सही जवाब, जैसे यहाँ पे सैलरी प्लस 0.5 कह रहा है, तो सैलरी प्लस 0.5 अगर किसी की सैलरी 100 है तो वो 100.5 हो जाएगा, ये 5% नहीं है उसका। अब यहां पे देखिए सैलरी मल्टीप्लाई 0.5 है, दिस इज द करेक्ट मेथड कि अगर सैलरी का 5% निकालना है तो सैलरी मल्टीप्लाई 5/100 लिखेंगे और 5% कह रहा है, तो यहां भी मिस्टेक है, ऑप्शन ही गलत दे रखा है सीबीएसई ने। ठीक है, ये होना था सेलेक्ट सैलरी, क्योंकि इसने 5% कहा है, 50% नहीं कहा है, तो ये जो मल्टीप्लाई होगा वो 100 मल्टीप्लाई 5/100 अगर हम करेंगे तो 5/100 0.05 होगा। तो एक मिस्टेक आपको देखने को मिल गया। देखो ये मेरी गलती नहीं है, सीबीएसई की गलती है। आप कहोगे तो मैं सामने ये क्वेश्चंस को भी दिखा दूंगा जो सीबीएसई ने रिलीज कर रखा है और आप उसके साइट्स पे भी जाके देख सकते हो cbseacademic.nic पे, तो यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए 0.5 लिखा हुआ है और यहाँ पे 5% लिखा हुआ है। ठीक है, अभी मैं सॉल्यूशन देखते समय, बनाते समय मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, बट दिस इज द रॉन्ग। तो यहां पे होना चाहिए था 0.05, यहां पे होना चाहिए था 0.05, क्योंकि 5% की बात हो रही है। एज अलाउंस, अलाउंस यहां पे क्या काम कर रहा है, ये एलियास का काम कर रहा है। मतलब अगर हम एज अलाउंस नहीं लिखेंगे तो आउटपुट जब हमारा आएगा MySQL का, तो वहां पे सैलरी मल्टीप्लाई 0.05 आ जाएगा, बट हमें नहीं, हमें वहां पे अलाउंस वर्ड को ही दिखाना है, क्योंकि सैलरी एज अलाउंस कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बट यहाँ पे 0.5 आएगा। इस चीज को करेक्ट कर दूंगा मैं, इसका जो सॉल्यूशन दिखेगा वो मैं करेक्ट कर दूंगा, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये देखो सीबीएसई की मिस्टेक है, ऐसे गलतियां 3-4 क्वेश्चन में मुझे देखने को मिला है, कुछ के आंसर भी गलत दिए गए थे। दे आर द प्रोग्रामर्स हु कोड इन अ हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो प्रोग्रामर्स होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में काम करते हैं, तो उसे हम एप्लीकेशंस प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है, सिस्टम प्रोग्रामर्स वो होते हैं जो लो लेवल में काम करते हैं, क्योंकि वो सिस्टम डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं। What is बाइट कोड? ये बाइट कोड क्या होता है? बाइट कोड होता है जब भी आप जावा का प्रोग्राम लिखते हो तो जावा के प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं। जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए हमारे पास एक होता है जैवैक। जैवैक का मतलब हो गया जावा कंपाइलर। जावा कंपाइलर क्या करेगा, जावा के सोर्स कोड को इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करेगा और उस इंटरमीडिएट कोड को हम क्या कहते हैं, बाइट कोड। ये जावा का कंपाइलर है। उसके बाद जावा का इंटरप्रेटर आता है जिसको कि आप JVM कहते हैं, एंड दैट इज नोन एज द जावा कमांड। तो जावा के थ्रू हम क्या करते हैं, इस बाइट कोड को कंपाइल एग्जीक्यूट कराते हैं। अब जावा क्या करेगा, यानी कि JVM क्या करेगा, जावा वर्चुअल मशीन इस बाइट कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करेगा और एज पर द सिस्टम उसको इंस्ट्रक्शन देगा और सिस्टम उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। तो बाइट कोड क्या है, इट इज द इंटरमीडिएट कोड ऑफ, और यू आप यहां पे अगर ये लाइन नहीं लिखना चाहो तो आप यहां पे ये भी लिख सकते हो कि बाइट कोड इज द कंपाइल कोड। जावा कंपाइल कोड इज नोन एज द बाइट कोड। जावा कंपाइल कोड इज नोन एज द बाइट कोड। ठीक है, हाईली ऑप्टिमाइज इंस्ट्रक्शंस होते हैं। बाइट कोड का मतलब यहां पे ये है
ठीक है। बाइट कोड सेटअप इंस्ट्रक्शन और जावा क्लास फाइल। हाँ, एक नाम और भी है, जावा बाइट कोड जब बनता है उस फाइल को हम जावा क्लास फाइल के नाम से जानते हैं। अगर आपके फाइल का एक्सटेंशन a.java है, मान लीजिए आपके जावा फाइल का, आप इसको जब कंपाइल करोगे तो ये a.class फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा और यही आपका बाइट कोड वाला फाइल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डैश आर द रियल टाइम लेक्चर्स वेयर यूजर पार्टिसिपेट इन द लेक्चर और मे आस्क द क्वेश्चंस एंड गेट देयर क्वेरीज आंसर्ड। तो मतलब कहता है ऐसे लेक्चर्स को हम वेबिनार कहते हैं जहां पे आप रियल टाइम लेक्चर्स हो रहे होते हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। डिफाइन द स्कोप ऑफ एप्लीकेशन। स्कोप ऑफ एप्लीकेशन अगर देखा जाए तो वो हमें व्हाट का आंसर दे रहा होता है। स्कोप हमेशा ये बताता है कि भाई इस एप्लीकेशन का यूज क्या है, क्या काम करेगा, व्हाट एप्लीकेशन कैन डू। तो स्कोप ऑफ एप्लीकेशंस हमें क्या बताएगा, क्लियर डिस्क्रिप्शंस ऑफ एप्लीकेशन फीचर, उस साथ ही साथ उसका गोल्स क्या है और उसके लिमिटेशंस क्या है, हमें यह भी बताएगा कि वो किस पर्पस के लिए बना हुआ है और वो क्या नहीं कर सकता है, ये भी बताया जाएगा यहाँ पे। तो क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड स्कोप ऑफ एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहां पे 7 क्वेश्चन में से हमें 6 क्वेश्चन का आंसर करना था। यहां पे आपने क्या देखा था, क्वेश्चन नंबर 2 में 5 आंसर करना था 7 में से, ठीक है। बट अब जब हम नीचे जा रहे हैं तो यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस, आउट ऑफ गिवन 7 क्वेश्चन, तो 6 मार्क्स का ये हो गया। नेम वन फ्रंट एंड एंड वन बैक एंड क्रिएट वेब एप्लीकेशन। देखिए ये फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है, एक्चुअली जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात होगी तो यहां पे डेटाबेस के अंदर में डेटा स्टोर करते हैं। तो जहां पे भी हम डेटा स्टोर करेंगे, जिस भी डेटाबेस के अंदर में स्टोर करेंगे उसे हम बैकएंड कहते हैं, वो बैकग्राउंड में होता है। जैसे आप रिजल्ट चेक करते हो तो आपको क्या एक इंटरफेस मिलता है, जब आप इंटरनेट पे जाते हैं और वेब ब्राउजर ओपन करते हो और किसी भी साइट पे जाते हो रिजल्ट चेक करने के लिए, तो एक इंटरफेस मिलता है, उसको यूजर इंटरफेस कहते हैं। अब ये इंटरफेस बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज किया गया, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया गया, उसे फ्रंट एंड कहेंगे क्योंकि वो फ्रंट में दिख रहा है। लेकिन वो रिजल्ट लेके कहां आएगा, तो रिजल्ट कहीं ना कहीं डेटाबेस के अंदर में स्टोर किया गया है, तो वो डेटाबेस से उठा के लाएगा। तो जो डेटाबेस है उसे हम क्या कहते हैं, बैकएंड कहते हैं। अब यहां पे अगर मैं फ्रंट एंड की बात करूं तो हम जनरली जावा नेटविंग्स का इस्तेमाल करते हैं फ्रंट एंड बनाने के लिए, और रिजल्ट के लिए हम माइस्क्ल का इस्तेमाल करते हैं जो हमारा बैकएंड होगा। माइस्क्ल की जगह पे ओरेकल का भी नाम आ सकता है, यहाँ पे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी नाम आ सकता है, पाइथन भी आ सकता है, सी प्लस प्लस भी आ सकता है, सीपीपी भी आ सकता है, HTML भी आ सकता है, जावा स्क्रिप्ट भी आ सकता है। तो कई तरह के लैंग्वेज है। बैकएंड में हमारा माइस्क्ल, ओरेकल, SQLite है ना, ओरेकल सर्वर, माइस्क्ल सर्वर, तो इस तरह के कई तरह के एप्लीकेशंस के नाम आ सकते हैं। बट आपके लिए ये 2 आंसर परफेक्ट है और ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, जानकारी के लिए आपको बता दूं, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। डैश लूप्स रन एटलीस्ट वंस। देखो 2 तरह के लूप होते हैं जावा के अंदर में, एग्जिट कंट्रोल एंड एंट्री कंट्रोल। जब हम एंट्री कंट्रोल लूप की बात करते हैं तो एंट्री कंट्रोल लूप तभी एग्जीक्यूट करता है जब हमारा कंडीशन ट्रू होता है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो एंट्री कंट्रोल लूप कभी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एंट्री कंट्रोल लूप में आता है हमारा फॉर लूप और आता है हमारा व्हाइल लूप, ठीक है। एग्जिट कंट्रोल लूप में आता है हमारा डू व्हाइल लूप। एग्जिट कंट्रोल में क्या होता है कि जब आपका लूप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मतलब कंडीशन तब चेक होता है जब आप लूप से बाहर जा रहे होते हैं। एंट्री कंट्रोल में क्या होता है, जब कंडीशन तब एग्जीक्यूट करता है जब आप लूप में एंटर कर रहे होते हैं। तो एंट्री कंट्रोल लूप में अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो लूप का एग्जीक्यूशन नहीं होगा, लेकिन एग्जिट कंट्रोल लूप में लूप एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट कर जाएगा, तो इसलिए इसे हम डू व्हाइल लूप कहेंगे यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन है, डैश क्लॉज यूज्ड टू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करने के लिए क्वेरी में से सेलेक्ट स्टेटमेंट से हम हमेशा डिस्टिंक्ट क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी कॉलम के नाम से पहले हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम बच्चों का जेंडर, हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और हमें जेंडर पता है कि 2 ही तरह का जेंडर है। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट जेंडर फ्रॉम स्टूडेंट करूंगा तो वो क्या करेगा, अगर क्लास में मान लो कि 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे में 15 गर्ल्स हैं और 25 बॉयज हैं, तो 15 टाइम्स वो F लिखा हुआ दिखाएगा और 25 टाइम्स वो M लिखा हुआ दिखाएगा, F फॉर फीमेल एंड M फॉर मेल। बट हम तो ये चाहते हैं ना, हमारे क्लास में तो 2 ही तरह के जेंडर हैं, F और M, तो हमें ये एक बार चाहिए। तो हम जेंडर से पहले यहाँ पे क्या लगा देंगे, डिस्टिंक्ट लगा देंगे। जैसे हमने जेंडर से पहले ये डिस्टिंक्ट लगाया, यानी कि हमने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जेंडर, तो वो क्या करेगा, अब हमें सिर्फ 2 ही वैल्यू आउटपुट देगा, तो यूनिक वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये एडवांटेज है इसका। व्हाट इज NEGP? NEGP का फुल फॉर्म होता है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। देखो फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, अगर मान लो आप इसका डिटेल नहीं लिखते तो इस क्वेश्चन में और आपने फुल फॉर्म लिख दिया तो भी आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। तो NEGP है क्या, एक्चुअली ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का।
ये क्या है, एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टू मेक ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए जितने भी सर्विसेज हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू उसे अवेलेबल कराने के लिए हम NEGP यूज होता है यहाँ पे। इट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी DIT एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस DARPG, इनके द्वारा ये बनाया गया है NEGP। ठीक है, तो आपको इसमें 2 लाइन याद रखने की जरूरत है, ज्यादा याद मत रखिएगा, आप सिर्फ ये वाला लाइन याद रख लीजिए जहां पे फुल फॉर्म भी आ गया और इसका पर्पस भी पता चल गया कि ये है क्या। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो दिस इज आंसर ऑफ NEGP। अब अगला क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन पर्पस ऑफ this constant is to check the data entered in one relation is consistent with the data entered in the another relation. Name the constant. इसे हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट कैसे बनता है, आपको एक टेबल में प्राइमरी की डिफाइन करना पड़ता है और दूसरे टेबल में फॉरेन की डिफाइन करना पड़ता है। अब इस फॉरेन की वाला जो कॉलम होगा वो इस प्राइमरी की वाले कॉलम से रिलेट कर जाएगा और ऐसे केस में फॉरेन की में फिर वही वैल्यू अलाउड होगी जो वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। साथ ही साथ हम यहाँ पे उस वैल्यू को चेंज या डिलीट नहीं कर सकते हैं अगर इससे रिलेटेड रिकॉर्ड कहीं अवेलेबल है एज ए फॉरेन की, तो इसे हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहते हैं। फाइंडिंग द बग्स एंड फिक्सिंग द एरर्स, फाइंडिंग द बग्स एंड फिक्सिंग द बग्स हैपन्स इन दैट फेज, किस फेज में होगा? तो जनरली ये सारा काम टेस्टिंग फेज में होता है। डिजाइन फेज में आप डिजाइनिंग का काम करते हैं, इंप्लीमेंटेशन फेज में आप डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात करते हैं, रिक्वायरमेंट फेज में आप कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेते हैं कि भाई आपको क्या चाहिए, क्या करवाना चाहते हैं। तो अब बग का काम कहां पे, बग का मतलब होता है एरर्स। ठीक है, तो बग को ढूंढना, एरर को ढूंढना और एरर को ठीक करना, फिक्सिंग करना, तो ये सारा काम कहां पे होगा, हमारा टेस्टिंग फेज में होगा। अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। Once the class is defined, we can create dash of class and access its member. तो हम क्लास के ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं so that हम उस क्लास को यूज कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4। आंसर एनी 5 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चन। ठीक है, 5 में से 6 में से हमें टोटल 5 क्वेश्चन आंसर करने हैं। मिस्टर सागर wants to purchase a product online. Help Mr. Sagar to choosing the correct order of steps to be followed. पहला स्टेप लिखा हुआ है प्रोवाइड इज डिटेल या लॉग इन टू बैंक अकाउंट, ऐड आइटम इन शॉपिंग कार्ट। मतलब ये एक्चुअली बिगिनिंग से नहीं दिया हुआ, ये बीच से स्टेप्स उठाए हुए हैं, तो आपको इसके हिसाब से देखना पड़ेगा। देखो स्टार्ट में तो ये होता है कि हम साइट ओपन करेंगे, उस साइट का URL डालेंगे, इसको टाइप करेंगे, आइटम को सर्च करेंगे। अब आइटम सर्च करने के बाद का सीन यहाँ पे दिख रहा है, मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि ये आइटम आपको लेना है, तो इसमें दे रहा है ऐड आइटम इन द शॉपिंग कार्ट, चूज पेमेंट ऑप्शन एंड सेलेक्ट द बाय ऑप्शन। तो होता क्या है कि अगर आप इस सीक्वेंस को ध्यान से समझे, आप सभी लोग ने अमेज़न पे शॉपिंग किया है, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग किया है, तो सबसे पहले हम आइटम, मतलब अगर हमने डिसाइड कर लिया तो सबसे पहले हम आइटम को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम बाय ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, हम बाय ऑप्शन करेंगे। जब हमारा बाय ऑप्शन क्लिक हो जाएगा तब हम बैंक अकाउंट, मतलब हम पेमेंट मेथड डिसाइड करते हैं, है ना, और कैश चूज पेमेंट ऑप्शन, मेक पेमेंट इफ नॉट अवेलेबल, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद ऐड पहले करेंगे, फिर बाय करेंगे, बाय करने के बाद हम पेमेंट ऑप्शन डिसाइड करेंगे, और COD अवेलेबल नहीं है तो क्या करोगे आप, बैंक अकाउंट्स के थ्रू, यहाँ पे दे रखा है तो हम बैंक अकाउंट के थ्रू करेंगे, यानी कि BDCA ये ऑप्शन यहाँ पे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है व्हाइल एंटरिंग द डेटा इन अ टेबल सीमा इज नॉट एबल टू लीव द कॉलम एज अ ब्लैंक इन द टेबल। तो क्या रहा होगा, तो सीमा ने कांस्टेंट यूज किया होगा। कांस्टेंट क्या होता है, वो कंडीशंस होता है, वो क्राइटेरिया होता है, वो रूल होता है जब हम डिफाइन करते हैं, जब हम टेबल क्रिएट करते हैं। कई तरह के कांस्टेंट्स मैंने बताए हुए हैं आप लोगों को। एक हमारा होता है यूनिक कांस्टेंट, एक होता है चेक कांस्टेंट, एक होता है डिफॉल्ट कांस्टेंट, एक होता है प्राइमरी की, एक होता है फॉरेन की, और एक इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं नॉट नल कांस्टेंट। तो यहां पे क्योंकि आप ब्लैंक नहीं छोड़ पा रहे हो, तो ब्लैंक नहीं छोड़ पा रहे हो, इसने ये नहीं कहा कि उसमें और भी कुछ, देखो इसका आंसर और भी हो सकता है। सीमा इज नॉट एबल टू लीव द कॉलम एज ए ब्लैंक। ब्लैंक हम किस किस कंडीशन में नहीं छोड़ सकते हैं, ब्लैंक हम नॉट नल कांस्टेंट अगर दिया हुआ हो तब भी नहीं छोड़ सकते हैं, प्राइमरी की कांस्टेंट अगर बनाया हुआ होगा तब भी आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं प्राइमरी की भी लिख दूं ना तो भी वो सही होगा, दैट इज नॉट द रॉन्ग आंसर। तो यहां पे दो आंसर आएंगे, नॉट नल और प्राइमरी की, दोनों में से किसी भी एक चीज को हो सकता है, बट इसने स्पेशली ब्लैंक को कंसीडर किया है तो नॉट नल इज द परफेक्ट आंसर।
ठीक है। मेंशन एनी वन की कैरेक्टरिस्टिक्स, अब इसमें से कोई एक की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताना है, मैंने 4 लिख दिया। किसके बारे में? प्रोजेक्ट के बारे में। तो भाई प्रोजेक्ट का बिगिनिंग होता है, हर प्रोजेक्ट के ना फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। कोई भी काम करोगे तो उसके फिक्स स्टेप होंगे। अब फाइनाइट नंबर स्टेप में एक स्टार्ट पोजीशन होगा, एक एंड पोजीशन होगा। प्रोजेक्ट के कुछ फाइनाइट रिसोर्सेज होते हैं जो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने, फाइनाइट का मतलब हो गया फिक्स रिसोर्स है जिसकी मदद से आप उस काम को कंप्लीट करोगे। प्रोजेक्ट हैज अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। डेफिनेटली आप अगर एक प्रोजेक्ट बनाओगे तो आप डिसाइड करोगे ना कि भाई 10 दिन में फिनिश कर देंगे, 15 दिन में कर देंगे, 20 दिन में कर देंगे। हो सकता है 20 के बजाय 25 लग जाए, बट यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड अ टाइम फ्रेम। ठीक है, कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे लिखना था। ट्रू एंड फॉल्स बताना है। बाइनरी मेथड यूज्ड टू अरेंज द एरे ऑफ इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर, नहीं, ये बाइनरी सर्च करने के काम में आता है बाइनरी मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉर्ट मेथड का यूज करेंगे, फॉल्स है। द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन रिलेशन इज कॉल्ड डैश। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम डिग्री कहते हैं और नंबर ऑफ रोज को कार्डिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ रोज को कार्डिलिटी कहते हैं, कार्डिलिटी, एंड नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। प्रिडिक्ट द आउटपुट, ये क्वेश्चंस पता नहीं सीबीएसई जब भी अपने सैंपल पेपर में देती है इसका आंसर हमेशा गलत लिखती है, हमेशा गलत लिखती है। मैंने कई बार देखा है, बोर्ड के एग्जाम में भी देखा है। तो काइंडली कंसीडर कीजिएगा, यहाँ पे इसने डबल एरे डिफाइन किया है। अब डबल एरे में ये एलिमेंट ऑफ एरे है, एलिमेंट ऑफ एरे का इंडेक्स पोजीशन होगा 0 1 2 3 4, ये इसका इंडेक्स पोजीशन है। नाउ सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन क्वांटिटी ऑफ 3, जब आप क्वांटिटी ऑफ 3 कह रहे हैं तो मतलब थर्ड इंडेक्स पोजीशन, थर्ड पोजीशन की बात नहीं हो रही है, थर्ड इंडेक्स पोजीशन। इसका मैंने सॉल्यूशन चेक किया, सीबीएसई पे गलत डाला हुआ है, तो आप इसको प्लीज देखिएगा। तो थर्ड का मतलब हो गया 6.5, तो यहां पे आंसर क्या आएगा? 6.5 आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। आंसर एनी 5 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चन, मतलब सेकंड वाले को छोड़ के बाकी जितने भी क्वेश्चन थे वहां पे 6 में से 5 आपको आंसर करने थे, ध्यान रखिएगा। State true or false. The data connectivity is established between the front end and interface and back end database. अभी बताए थे फ्रंट एंड क्या होता है हमारा, तो जावा हो गया, बैक एंड क्या हो गया हमारा, माइस्क्ल हो गया। तो कहता है ये किस फेज में होगा, तो ये हमेशा इंप्लीमेंटेशन फेज में होता है। अभी मैंने बताया था कि टेस्टिंग फेज में तो बग टेस्टिंग होगा, रिक्वायरमेंट फेज में हम रिक्वायरमेंट लेते हैं, डिजाइन फेज में हम यूआई डिजाइन करते हैं, इंटरफेस डिजाइन करते हैं, लेकिन डेटाबेस से कनेक्टिविटी कब होगी? इंप्लीमेंटेशन फेज में होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? ट्रू हो गया। Once the database is created, you can check it in a list of the database that currently exist in the server using dash command. तो database को चेक करने के लिए कि database है या नहीं है, हम show databases command लगाते हैं MySQL के अंदर में। Write MySQL statement that select all products that price between 10 और 20 फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल। तो इसके लिए देखो, क्योंकि जब ये इसने बिटवीन का कंसेप्ट दे दिया ना, तो आप यहाँ पे बिटवीन क्लाउज यूज करोगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस बिटवीन 10 एंड 20। बट इसका एक दूसरा सॉल्यूशन था, मान लो आप बिटवीन भूल गए तो यू कैन यूज द रिलेशनल ऑपरेटर। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे वेयर प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड प्राइस लेस देन इक्वल टू 20। देखो जब बिटवीन कहता है ना, तो बिटवीन का मतलब ये हो गया कि ये दोनों इंक्लूड होगा, एंड दैट्स व्हाई आई एम रिटन हियर ग्रेटर देन इक्वल टू। आप सिर्फ ग्रेटर देन लिखोगे तो 10 एक्सक्लूड हो जाएगा, आप यहाँ पे सिर्फ लेस देन लिखोगे तो 20 एक्सक्लूड हो जाएगा, बट आई वांट टू इंक्लूड, तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू आएगा। Java is a case sensitive. Yes, Java is a case sensitive language. Platform independent language भी है। क्यों है भाई case sensitive? Because Java treats each and every character, each and every alphabet separately. अगर आपने caps में A लिखा और small में लिखा है, तो both are having different ASCII value, both are having different Unicode value, और Java उसके बेसिस पे काम करता है। भाई इसका ASCII अलग है, मतलब ये अलग कैरेक्टर है। क्लियर? तो मतलब अगर किसी ने 2 वेरिएबल बनाए हैं और एक वेरिएबल का नाम उसने लिखा AGE और एक वेरिएबल का नाम लिखा AGE, अब यहाँ पे ए कैपिटल है, ए स्मॉल है, तो बोथ आर द 2 डिफरेंट वेरिएबल्स फॉर द जावा। So that is the meaning of the case sensitive. A dash in a Java is a group of related class. Group of related class का मतलब हो गया पैकेज। हम यहाँ पे पैकेज की बात करते हैं। जो पैकेज होता है वो कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ द क्लास होता है, रिलेटेड क्लास होता है। ठीक है? Which component is used to compile, debug and execute Java program? Java program को compile, debug सारा काम करने के लिए हमें JDK यूज करना पड़ता है। JDK का फुल फॉर्म क्या होता है? Java Development Kit। JDK stands for Java Development Kit। ये कंप्लीट पैकेज है जो जावा के साथ, जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करना हो, डिबग करना हो, रन कराना हो, तो सारा काम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। JVM क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन। ID क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। JRE क्या होता है?
जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जेआरई क्या हो गया, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, आईडी क्या हो गया, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है, जेडीके क्या हो गया, जावा डेवलपमेंट किट, एंड जेवीएम क्या हो गया, जावा वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पे सही जवाब है आपका जेडीके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं। विच आंसर 5 आउट ऑफ गिवन एनी 6 क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनवैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन, देखो वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए डिक्लेरेशन मतलब वेरिएबल के नाम की बात कर रहा है, क्वेश्चन देख के लग रहा है। तो वेरिएबल के नाम में हमें कुछ चीज को याद रखना है। देखो एक चीज याद रखना है, एक कीवर्ड नहीं यूज कर सकते हैं, वेरिएबल का नाम कभी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है, वेरिएबल के नाम में कोई स्पेशल सिंबल नहीं आ सकता एक्सेप्ट द अंडरस्कोर, ठीक है, और वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं होता। ये 4 चीज ध्यान में रखना, ये नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाई कहीं कोई स्पेस नहीं, अंडरस्कोर लगा है, यहाँ पे इसने फर्स्ट लिख दिया, 1 लिख दिया, 1 क्या है, डिजिट है, डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा तो इनवैलिड हो गया। माई स्ट्रिंग 1 ये वैलिड है, अंडरस्कोर माई स्ट्रिंग 1 ये भी वैलिड है, हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, हम स्पेस नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो बी इज द रॉन्ग आंसर है, इनवैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन यानी कि बी। Dash method takes the string as a parameter and returns the equivalent integer। तो किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पार्स इंट यूज करते हैं, पार्स मेथड यूज टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू न्यूमेरिक डेटा टाइप, ठीक है। जितने भी रैपर क्लास के डाटा टाइप है उसमें कन्वर्ट करने काम में आता है। इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो पार्स इंट, फ्लोट में करना है तो पार्स फ्लोट, कैरेक्टर में करना है तो पार्स कैरेक्टर, बुलियन, तो इस तरह के फंक्शंस हैं। This portal is one point source to access all Indian government websites at all levels from all sectors। तो वो godirectory.nic.in है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेब डायरेक्टरी साइट्स है, यहां से आपको गवर्नमेंट के सारे साइट्स के लिंक मिल जाएंगे। खोल के देखिएगा कभी, अगर आपने नहीं खोला है तो मैं इसको साइड में खोल दूं क्या, 1 मिनट, इसको खोल के देखते हैं, तब तक हम काम करते हैं, ठीक है। Rima wants to arrange names of students in alphabetical order in student table, give the MySQL command to create। देखो डाटा को अरेंज करना है, रिकॉर्ड्स को अरेंज करके देखना है, हमें रिकॉर्ड को अरेंज करके देखना है, तो उसके लिए ऑर्डर बाय क्लॉज यूज होगा सेलेक्ट कमांड्स के साथ। तो कमांड क्या बना, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम। उसके बाद है डैश इज नॉट एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन हमारे पास 5 है, ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं 5 एग्रीगेट फंक्शंस में हमारे पास कौन कौन से 5 है, पहले मैं ये देख लूं। सम फंक्शन हमारा एग्रीगेट है, काउंट हमारा एग्रीगेट है, एवरेज हमारा एग्रीगेट है, राउंड हमारा एग्रीगेट नहीं है, ये हमारा रो फंक्शन है, राउंड एंड ट्रंकेट ये हमारा एग्रीगेट सिंगल रो फंक्शंस है, माइस्क्ल फंक्शंस हैं बट एग्रीगेट नहीं है ये। अब इसके अलावा क्या बच गया, इसके अलावा बच गया सम, इसके अलावा बच गया मैक्स, और इसके अलावा बच गया हमारा मीन। तो सम तो था यहाँ पे, सॉरी सम तो दिया ही हुआ था, तो क्या रह गया, सम, काउंट, एवरेज दिया था, मैक्स और मीन फंक्शन बच गए। ये 2 और एग्रीगेट फंक्शन हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हमारा, राउंड एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिव वन बेनिफिट ऑफ द ऑनलाइन एजुकेशन, कुछ भी लिख सकते हो यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कन्वीनियंट है, टाइम सेविंग है, इजी है, 24/7 अवेलेबल होता है, कंपैरिजन कर सकते हैं कई सारे। अब देखो मैंने वो गो डायरेक्टरी वाला यूआरएल खोला था, देखो जैसे मैंने उसको क्लिक किया ये हमें कहाँ लेके चला गया, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन डायरेक्टरी, a one point source to access Indian government websites at all levels from all sectors। इसका नाम चेंज हो गया है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे यूआरएल देखोगे चेंज हो गया, तो वो रीडायरेक्ट किया हुआ है, वो क्या है, रीडायरेक्ट किया हुआ है। तो आई गॉड है ना, इसका पूरा नाम हो गया इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन डायरेक्टरी, IGOD, igod.gov। तब यहाँ पे आप सारे वेबसाइट्स का आपको लिंक मिल जाएगा, एग्रीकल्चर, कॉम्पिटिशन, एलिमेंट्स, वेंडरी, फिशिंग, आर्ट एंड कल्चर्स सेक्टर्स, है ना, कई चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ भी जाना है, माई गॉव, आधार का साइट्स खोलना है, माई गॉव ये आ गए, यहाँ से देखो आधार, PM इंडिया, डाटा गॉव, indiagov.in, है ना, तो कई साइट्स के हमें लिंक मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे हैं, कैटेगरीज वाइज भी देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज हम सर्च कर सकते हैं यहाँ पे अलग अलग साइट्स के, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट देखना है तो डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट इन इंडिया, तो इस तरह से कई सारे साइट्स हैं। चलो इस पर बाद में एक्सप्लोर कर लेना, हम अपने इस पे आते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको क्या मिलेंगे, सबसे पहले 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें 3 क्वेश्चन करने हैं, 5 में से ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बेस पे लिया गया क्वेश्चन। एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स ऑफ डील विद द स्ट्रेस, आप कुछ भी लिख सकते हो, नॉर्मली याद रखना है, पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए, हमें चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए, समझना चाहिए क्या होना चाहिए, हमें योगा करना चाहिए, आपको कुछ ध्यान नहीं है तो एक लाइन ये ध्यान रखना, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमें मेडिटेशन और योगा करना चाहिए, हमें अपने फैमिली से बात करना चाहिए, अपने फ्रेंड से बात करना चाहिए, 2 चीज तो याद रखोगे, थॉट्स इन प्रेजेंट रखना चाहिए, हमेशा हवा में घूमते नहीं रहना चाहिए, ख्याली दुनिया, मतलब अब आप सोचो अरे अजीब सा का वीडियो तो देख लिया अब तो 100% नंबर आ जाएंगे, अरे भाई पढ़ना भी पड़ेगा, बुक खरीदना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएंगे 100 मार्क्स, ठीक है। तो ये चीज है, तो वो नहीं होना चाहिए।
व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन। इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशंस के जो एसेंशियल कंपोनेंट्स है उसे हम 5C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे concise involves clear and concise expression of ideas to convey information accurately। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है, कंपोनेंट्स में क्या क्या आएगा, क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसाइजनेस होनी चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए और कर्टिनेसनेस होनी चाहिए। यूज पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज होनी चाहिए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इको फ्रेंडली कंज्यूमरिज्म। ठीक है, कंज्यूमरिज्म क्या है, हाउ डज conscious consumers behavior influence market trends and encourage the sustainable production practice। तो देखिए, इको फ्रेंडली कंज्यूमरिज्म का मतलब होता है मेकिंग परचेजिंग डिसीजन दैट कंसीडर द एनवायरमेंट इंपैक्ट। मतलब जब आप कोई सामान खरीद रहे हो तो यू हैव टू थिंक अबाउट द कि भाई इसका इंपैक्ट एनवायरमेंट पे क्या होगा, क्या आपकी नीड है प्रोडक्ट एंड सपोर्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिस। Conscious consumers behavior influence market trends and encourage sustainable productive practice। ये आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह का सामान खरीद रहे हो। अगर आप ऐसे सामान खरीदो जिससे सोसाइटी या हमारे एनवायरनमेंट का नुकसान होगा तो वही सामान मार्केट में ज्यादा दिखेंगे, क्योंकि बिक रहे हैं ना भाई। दुकानदार तो पैसा कमाने बैठा है, बेचने बैठा है। अब आप सामान ही वही लोगे तो नेचुरली वही चीज खरीद बाजार में अवेलेबल होगा, लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया और अब आप ऐसी चीजों को ले रहे हो जो एनवायरनमेंट को बेनिफिट करेगा, है ना, रिसाइकल हो जाएगा आसानी से। आप प्लास्टिक लेना बंद कर दो, देखो कोई दुकानदार प्लास्टिक नहीं रखेगा। आप लोगे तो रखेगा, उसकी मजबूरी है, बिकॉज स्टैंड देयर टू सेल द आइटम। अब वो प्लास्टिक के कारण उसका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा तो करेगा क्या बेचारा। तो ऐसे कस्टमर जो इको फ्रेंडली चीजों को ध्यान रखते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हैं, उसे ही हम इको फ्रेंडली कंज्यूमरिज्म कहते हैं। कंज्यूमर जो इको फ्रेंडली का ध्यान रखते हैं। Creating demand for product with lower carbon footprints and fewer resources, driving companies to adopt greener production। मतलब कंपनी को आप इंसिस्ट करते हो कि ऐसे सामान बनाओ जो एनवायरनमेंट के लिए ग्रीन रखे। Promoting and use the recycle and eco-friendly materials products, encouraging the adoption of energy efficient sustainable technology, shifting the market towards a more environmental response। तो इसके लिए जैसे कस्टमर को ही हम इको फ्रेंडली कहते हैं। इसमें से आप अपने खुद से भी बना सकते हो, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। राइट डाउन द स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योर स्प्रेडशीट्स इन कैल्क। स्प्रेडशीट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टूल्स मेनू पे जाइए, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट कीजिए, सीट को सेलेक्ट कीजिए, जिस सीट को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट से डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वहां पे आप पासवर्ड डालिए। पासवर्ड को आपको 2 बार डालना पड़ेगा, एक बार कंफर्म कीजिएगा, ओके क्लिक कर दीजिए, आपका वो सीट प्रोटेक्ट हो। What are the 2 major functions performed by the entrepreneur? एंटरप्रेन्योर क्या क्या काम कर सकता है? एंटरप्रेन्योर कई तरह के काम करते हैं। मेजर फंक्शंस आपको सिर्फ 2 लिखने हैं, मेजर फंक्शन जो एंटरप्रेन्योर करते हैं उसमें एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, आइडियाज को एक्शन में कन्वर्ट करना, फिजिबिलिटी स्टडी करना, रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना, रिसोर्सिंग करना, एंटरप्राइज को सेटअप करना, मैनेजिंग करना एंटरप्राइज को, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ध्यान रखना। आपको कोई 2 लिखने हैं। चलिए अब हम पहुंच गए सब्जेक्ट सिलसिले में, जहां पे आपको यहां भी 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, बट आपको 5 में से 3 करने हैं। गिव द आउटपुट। देखो ये ध्यान रखना, स्विच केस बेस्ड क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। और स्विच केस में होता क्या है कि स्विच केस में वो केस को मैच कराता है। जैसे यहाँ पे इंटीजर डे एक वेरिएबल है, अब यहाँ पे स्विच ऑफ डे लिखा गया, तो अब ये जो डे की वैल्यू है, इस वैल्यू को केस की वैल्यू के साथ मैच कराया जाएगा कि किस केस के साथ क्या मैच कर रहा है। अगर डे की वैल्यू यहाँ पे 4 दिया हुआ है, अब एक भी केस हमारा 4 यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो वो क्या चला जाएगा, डिफॉल्ट पे चला जाएगा। कहाँ जाएगा, डिफॉल्ट पे। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। रीजन क्या है, इसका रीजन लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, इसका रीजन लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल डे इज 4 एंड सो नो केस इज मैच्ड इन दिस केस here. So in this case the statement followed to the default case will be executed। कोई execute करेगा, will be executed होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक्सप्लेन ड्रॉप टेबल विद कैस्केड कमांड इन माइस्क्ल। ड्रॉप टेबल कैस्केड का मतलब होता है कि जब आप डिलीट करोगे टेबल को तो उससे रिलेटेड टेबल से जो भी रिलेशन बना हुआ था ना, जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की अभी हमने बात की थी, वो भी डिलीट हो जाना चाहिए। ड्रॉप टेबल विद ड्रॉप एंड विद द कैस्केड ऑप्शंस, with the cascade option, ये dropped and with the cascade option, that is all the constants that refer this table would also be automatically dropped। मतलब कोई भी कांस्टेंट अगर इस टेबल से संबंधित है तो वो भी डिलीट हो जाएगा। कैसे लिखते हैं, ड्रॉप टेबल टीचर कैस्केड, बस आपको एक कैस्केड वर्ड को यूज करना होता है।
एक्सप्लेन द टू ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन ए डेटाबेस। डेटाबेस के ऊपर आप क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो। डेटाबेस के ऊपर जो ऑपरेशन होता है, डेटाबेस को हम डिफाइन करते हैं, इन्वॉल्व स्पेसिफाइंग द डेटा टाइप्स ऑफ डेटा दैट विल बी स्टोर्ड इन डेटाबेस एंड एनी कांस्टेंट्स ऑन द डेटा। पॉपुलेटिंग मतलब डेटा में डेटा आपने डेटाबेस डिफाइन कर दिया, अब डेटा डालना भी आपका काम है, तो दिस इज कॉल्ड पॉपुलेटिंग। मैनिपुलेटिंग, अब डेटा को आप मैनिपुलेट करते हो, मॉडिफाई करते हो, रिट्राइव करते हो, क्वेरी करते हो, रिपोर्ट जनरेट करते हो। डेटाबेस को आप शेयर कर सकते हो, मल्टीपल यूजर्स को दे सकते हो, डेटाबेस को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो ताकि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं हो, और डेटाबेस को आप मेंटेन करते हो। तो ये कुछ काम है, बट आपको इसमें से सिर्फ 2 ही काम बताने थे, तो कोई भी 2 काम याद रखो। देखो 3 काम तो याद ही रख लो, डेटाबेस डिफाइन करना, डेटाबेस को एंट्री करना, इंसर्ट करना, पॉपुलेटिंग वर्ड याद नहीं हो तो इंसर्टिंग रिकॉर्ड्स कर देना, और उसको मैनिपुलेट करना मतलब चेंज करना, मॉडिफाई करना। हॉस्पिटल इज मेकिंग अ डेटाबेस ऑफ डॉक्टर एंड पेशेंट। डॉक्टर टेबल के अंदर में डॉक्टर कोड है, आईडॉक नेम है एंड डिपार्टमेंट है। गिव डिटेल्स ऑफ द पेशेंट टेबल। तो पेशेंट टेबल में क्या हो सकता है, पेशेंट आईडी हो सकता है, पेशेंट का नाम हो सकता है, डॉक्टर की आईडी हो सकती है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट हो सकता है, फोन नंबर। फिर कुछ टेबल इसके स्ट्रक्चर देखो, पीआईडी इंटीजर टाइप होगा, पेशेंट आईडी या पेशेंट नंबर प्राइमरी की होना चाहिए, पेशेंट नेम कैरेक्टर पेशेंट नेम आ जाएगा, डॉक्टर आईडी हो गए, डॉक्टर के नंबर, डॉक्टर आईडी यहाँ से हमने उठा लिया जिसको हम डॉक्टर कोड कहते हैं। अब डॉक्टर आईडी यहाँ पे फॉरेन की बनेगा और यहाँ पे प्राइमरी की बनेगा, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट किस डेट को दिखाना, और पेशेंट का मोबाइल नंबर यानी कि। फाइंड एरर एंड रीराइट द कोड। देखो ऐसे क्वेश्चंस में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है ना, तो एटलीस्ट 4 एरर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला एरर पहले लाइन में ही देखने को मिल जा रहा है, यहाँ पे i इक्वल टू 0 लिखा। भाई i का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैर है। जावा में बिना डेटा टाइप का तो हम वेरिएबल क्रिएट ही नहीं करते, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले बताना है इंटीजर। दूसरा बताना है, ये डबल इक्वल टू को हम रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं और इक्वलिटी कंपेयर के काम में आता है, बट यहाँ पे वैल्यू असाइन करना है, तो यहाँ पे सिंगल इक्वल टू आना चाहिए। तो देखो 2 मिस्टेक यही दिख गया पहले लाइन में, इस लाइन में कोई मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट वाले लाइन में मिस्टेक है, यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है, क्योंकि आपको पता है कि इन जावा एवरी स्टेटमेंट इज टर्मिनेट बाय द सेमीकोलन, तो यहाँ पे सेमीकोलन का एरर है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ है तो कर्ली ब्रेसेस क्लोज भी होना चाहिए था, तो क्लोज कर्ली ब्रेसेस मिसिंग है, ठीक है। आंसर इन 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ गिवन 3 क्वेश्चन, ठीक है। 3 नंबर के क्वेश्चंस आ गए आपके पास। कंप्लीट द कोड इन जावा यूजिंग लूप टू प्रिंट यस 5 टाइम्स के लिए। अब इसने यहाँ पे देखो, ये जो सिंटेक्स है ये फॉर लूप का सिंटेक्स, तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर आना चाहिए, सबसे पहले फॉर आना चाहिए। फॉर लूप का सिंटेक्स में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है। सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, दिस इज द इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन एंड देन अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट स्टेटमेंट का मतलब हो गया या तो वेरिएबल की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। अब यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल कौन है हमारा, आई, तो आई की वैल्यू को बढ़ाना होगा क्योंकि हमें 5 टाइम्स चलाना है, हम 0 से 5 की ओर जाएंगे, तो ये क्या होना चाहिए, आई प्लस। अब यहाँ पे प्रिंट कराना है, तो प्रिंट किससे कराते हो, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट यूज करो या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज करेंगे। यहाँ पे हम प्रिंट एलन यूज करेंगे ताकि हम हर एक प्रिंट के बाद कर्सर न्यू लाइन में ले जाना चाहते हैं। क्लियर है, चलो। Reena wants to display the details of employees whose name start with the S from S. Find errors in the given SQL command. मतलब वो S से स्टार्ट होने वाले नाम को प्रिंट कराना चाहती थी, तो इसमें एरर बताना था आपको। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक परसेंट मल्टीप्लाई एस। एक्चुअली ये लाइक पैटर्न है। लाइक पैटर्न में क्या होता है, हम 2 सिंबल यूज करते हैं, अगर आपको याद होगा। एक सिंबल होता है हमारा परसेंट जो एनी नंबर ऑफ अननोन कैरेक्टर्स के लिए होता है, और एक हमारा होता है अंडरस्कोर जो एक अननोन कैरेक्टर के लिए होता है। तो इसमें क्या था, एस से स्टार्ट होना चाहिए, तो एस से स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे लाइक एस परसेंट हो। अगर आपने परसेंट एस लिखा, ये स्टार एस तो है ही गलत, 100% गलत। अगर आप परसेंट एस लिखे इसका मतलब एस से एंड हो रहा है, और अगर आपने परसेंट एस परसेंट लिखा तो इसका मतलब एस उसके नाम में कहीं भी आया हो, चाहे वो बिगिनिंग में हो, चाहे वो एंड में हो, चाहे वो बीच में किसी भी पोजीशन, ठीक है। तो 3 तरह से यूज होता है। एस परसेंट यानी कि एस से स्टार्ट हुआ, बाद में कुछ भी होगा। परसेंट एस स्टार्ट किसी भी चीज से होता है लेकिन लास्ट कैरेक्टर एस होना चाहिए। परसेंट एस परसेंट मतलब एनीवेयर एस विल बी देयर। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है क्लासिफाई देम डीडीएल एंड डीएमएल कमांड्स में अपडेट डिलीट क्रिएट अल्टर। तो देखो क्रिएट और अल्टर जो है वो हमारा डीडीएल कमांड है, अपडेट और डिलीट जो है वो हमारा डीएमएल कमांड है। बस सिंपल सी बात है, ये 2 डीएमएल हैं और लास्ट के 2 जो हैं वो डीडीएल हैं। डीडीएल का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये 4 कमांड याद रखना, अगर और को होगा तो मैं और इसमें बता देता हूँ, पूछ ही हो तो। यहाँ पे इंसर्ट कमांड आ जाएगा, यहाँ पे ड्रॉप कमांड आ जाएगा, ठीक है। एक इंसर्ट इसमें ऐड कर देना, ठीक है। सेलेक्ट कमांड भी यहाँ ऐड कर देना जो डीएमएल में आएगा। यहाँ पे क्रिएट अल्टर ड्रॉप हो गए, ये 3 याद रखो। एक ट्रंकेट कमांड है वो याद कर लो। तो 4 कमांड मैंने आपको बता दिए डीडीएल और डीएमएल कैटेगरी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन बैंकिंग। बैंकिंग सिस्टम में डेटाबेस का क्या काम होता है, तो डेटा स्टोर करने का काम होगा भाई। कस्टमर का इंफॉर्मेशन स्टोर करना है ना, एम्प्लॉय का डिटेल को स्टोर करना है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं डेली बेस पे उसको स्टोर करना है,
अकाउंट्स और लोन रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। तो डेटाबेस का काम यही होगा बैंक के थ्रू। अब आ गए हम 4 नंबर वाले क्वेश्चंस पे, ठीक है, आखिरी के 3 क्वेश्चंस जो आपको करने हैं, 3 आउट ऑफ गिवन 5 क्वेश्चन। राइट अ सिंगल लाइन जावा कोड यूजिंग स्ट्रिंग मेथड टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। अब यहाँ पे एक जावा क्लास मतलब एक स्ट्रिंग CL क्लास 12 लिखा हुआ है, इसके अंदर में स्ट्रिंग है। कन्वर्ट द कैरेक्टर टू कैपिटल लेटर, तो इसके लिए टू अपर केस मेथड को हम यूज करते हैं। CL डॉट टू अपर केस करोगे तो स्ट्रिंग के वो डेटा अपर केस में कन्वर्ट हो जाए। ध्यान रखना ये आउटपुट में देगा, ये ऐसा नहीं उसी स्ट्रिंग को चेंज कर देगा। स्ट्रिंग हमारा चेंज नहीं होता है, उसके लिए स्ट्रिंग बफर क्लास यूज होता है जावा के अंदर, ठीक है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो लेंथ फंक्शन हम यूज करते हैं। CL डॉट लेंथ से हम लेंथ पता। एड वर्ड टॉपर्स एट द एंड ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रिंग, तो CL डॉट कॉन्कैट करेंगे। कॉन्कैट करने से वो हमारा नया स्ट्रिंग क्रिएट कर देगा, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड ऑफ द क्लास होता है जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम आता है, ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के काम में आता है। द कंस्ट्रक्टर मेथड यूज्ड टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर ऑफ द क्लास एंड इट विल इन्वोक ऑटोमेटिकली। नेम 2 ई-कॉमर्स वेबसाइट। ई-कॉमर्स वेबसाइट आपके पास कई सारे हैं। अमेजन पे आ जाओ, आजकल मेरा भी साइट ई-कॉमर्स हो गया बट नॉट प्योर। अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, किसी का भी नाम लिख दो, स्नैपडील हो गया, एनीवन। क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इज वाइटल। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या होना चाहिए भाई? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में 6 to 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, स्पेशल सिंबल्स होने चाहिए, नंबर सिर्फ नहीं होने चाहिए, कॉम्बिनेशन होने चाहिए अल्फाबेट और इन सब का। तो यहाँ पे तो ऑप्शन A and B है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स दिया हुआ है। अल्फा न्यूमेरिक में अल्फाबेट प्लस नंबर हो गए और सिंबल का कॉम्बिनेशन, मतलब इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन करोगे तो वो आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा। ऑनलाइन लर्निंग में क्या चैलेंज है भाई? डिसिप्लिन चाहिए सबसे पहला। द फर्स्ट थिंग इज द डिसिप्लिन। अगर आपके अंदर में डिसिप्लिन नहीं है तो ऑनलाइन लर्निंग आप कभी नहीं कर सकते हैं, कतई नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। उसके बाद आपके अंदर में टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए भाई। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, लैपटॉप यूज करोगे, मोबाइल यूज करोगे, यूज करने आना चाहिए, टेक्निकल ज्ञान होना चाहिए, है ना। आपका इंटरेस्ट मेंटेन रहना चाहिए। कई बार क्या होता है, जोश जोश में कहते हैं आज तो चीर देंगे, फाड़ देंगे, सीख जाएंगे, 2 घंटे 2 दिन में निकाल देंगे, लेकिन होता ऐसा है घंटे के बाद 1 घंटे के बाद कॉल आ जाएगा, एक फ्रेंड का फोन आ गया और आप उठे और साइड हो लिए, तो ऐसे केस में आपको प्रॉब्लम आएगी। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज है, तो ये मेंटेन करना होगा, वो आपके अंदर से होगा। ऑनलाइन लर्निंग भैया बड़ा डिसिप्लिन काम है, बड़ा मेहनत का काम है। नहीं देखो, क्लासरूम लर्निंग में तो टीचर डांटता रहता है ना, बच्चा बैठ जा, पढ़ ले, ये करके ले आया, क्यों करके नहीं लाया। ऑनलाइन में कौन डांटेगा, कौन पूछता है ना। ऑनलाइन वाले का तो है ना। तो ये बात है। Name the user-defined method in a code given below. Also predict the output of this user-defined method. Name the user-defined method. यहाँ पे कौन है जिसको कहते हैं, और आउटपुट भी बताना है हमें। तो user-defined method अगर देखोगे तो ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया हुआ है ये user-defined है। जैसे अभी ऊपर भी हमने कुछ फंक्शन यूज किए थे, तो ये जो फंक्शंस है ना ये सिस्टम डिफाइंड है, ये हमने नहीं बनाया, ये हमें स्ट्रिंग क्लास के साथ मिला है, बाय डिफॉल्ट मिला है, तो ये सिस्टम डिफाइंड है। लेकिन यूजर डिफाइंड मेथड वो होता है जिसको आप बना रहे हो। तो जैसे इस प्रोग्राम में माई मेथड फंक्शन डिजाइन किया गया, यूजर डिफाइंड। अब इसका आउटपुट बताना है भाई, आउटपुट क्या होगा। फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शंस को एक वैल्यू आप दे रहे हो x नाम से, इंटीजर वैल्यू। फंक्शन क्या कर रहा है, x में 5 ऐड करके आपको वापस कर दे रहा है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गस, इसी मेन की बात कर रहे थे। एवरी जावा प्रोग्राम मस्ट हैव दिस फंक्शन। प्रिंटलन माई मेथड 3, यानी कि माई मेथड को आपने कॉल किया, माई मेथड ने 3 पास किया, 3 किसको मिलेगा, x को। ये x 3 + 5 कितना हो गया, 8, इसने 8 रिटर्न किया, वो किसको मिला यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 आ गया। प्रिंटलन क्या करेगा, 8 प्रिंट कर देगा। इसमें आउटपुट शायद लिखना मैं भूल गया हूँ क्या, आई थिंक आउटपुट भूल गया हूँ, ठीक है। तो इसका आउटपुट हो जाएगा 8। आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी टू एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर क्लास के साथ यूज होता है, जिसका काम है डिसाइड करना एक्सेसिबिलिटी ऑफ द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। अब वो अगर प्राइवेट है तो वो विजिबल इनसाइड द क्लास होगा, पब्लिक होगा तो एनीवन एक्सेस। तो 2 याद रख लो, प्राइवेट एंड पब्लिक। ऐसे एक फ्रेंडली भी होता है, एक ठीक है प्रोटेक्टेड भी होता है, तो 2 याद रखना। प्राइवेट मेंबर क्लास कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास, पब्लिक मेंबर क्लास कैन बी एक्सेस इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास। डिफॉल्ट मेंबर जावा में बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये आपकी बुक कहती है इसलिए मैं भी मान लेता हूँ, पैकेज बेस्ट पे होता है काम करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन एक रन टाइम एरर होता है। जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो प्रोग्राम में कई बार कुछ मिस्टेक्स होते हैं जिसको आप काउंट नहीं कर पाते हो, लेकिन वो मिस्टेक्स जब आप प्रोग्राम को रन करते हो उस टाइम देखा जाता है, चाहे आपके इनपुट के कारण आया हो या किसी भी रीजन से आया हो। तो ऐसे एरर को हम एक्सेप्शन कहते हैं। एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करना पड़ता है, और एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए जावा के अंदर में 3 कीवर्ड है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, ट्राई, कैच एंड फाइनली। And answer क्या है? An error situation that is unexpected program executions and cause to terminate unexpectedly called exception, उसे exception कहते हैं। ट्राई ब्लॉक ऐसे कोड को रखेगा, ट्राई के अंदर आप वो लाइन रखोगे जिसके कारण एरर आ सकता है। जब कैच के अंदर हम उसको रखते हैं जब हम एरर आएगा तो ये कैचर क्या करेगा, एरर के केस में आपका प्रोग्राम कैसे बिहेव करेगा, तो वो सारे कोड कैच के अंदर रखे जाते हैं। फाइनली ब्लॉक का क्या काम होता है? ये तब होता है जब आप ट्राई ब्लॉक से बाहर निकल रहे हो तो फाइनली काम, मतलब एट लास्ट सारा काम हो गया, ट्राई भी है, कैच भी है, और लास्ट में हमारा ये काम होना चाहिए। तो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग द फाइनली ब्लॉक। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल्स एंड राइट द माइस्क्ल कमांड्स। एक टेबल दिया हुआ है, स्टोर आईडी, स्टोर नेम, लोकेशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ओपनिंग ईयर, ऑनर आईडी, ये उसके डेटा दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऑनर टेबल भी एक दिया हुआ है, 2 टेबल है, एक स्टोर टेबल है, एक ऑनर टेबल है, यहाँ पे ऑनर आईडी और ऑनर नेम यहाँ पे डाटा दिया। ठीक है, अब आपको कह रहा है डिस्प्ले द नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रेजेंट इन ईच लोकेशन। लोकेशन कहाँ से मिलेगा हमें? लोकेशन यहाँ से मिलेगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रेजेंट, अब नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रेजेंट है, यहाँ पे हमें एग्रीगेट फंक्शंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पे दिया हुआ है, पोजिशन वाइज दिया हुआ है। ठीक है, सेलेक्ट सम नंबर ऑफ एम्प्लॉय, सेलेक्ट सम नंबर ऑफ एम्प्लॉय, कॉमा लोकेशन, हम लोकेशन भी दिखाना चाहते हैं भाई, मान लो उसके साथ टोटल आ गया, बगल में दिल्ली मुंबई लिखा हुआ आएगा। फ्रॉम स्टोर, टेबल का नाम स्टोर हो गया। ग्रुप बाय क्यों किया? क्योंकि ग्रुपिंग करना होगा रिकॉर्ड को, भाई लोकेशन वाइज ग्रुप बन जाओ, सारे मेल इधर आ जाओ, फीमेल इधर आ जाओ, है ना, रेड हाउस वाले सारे बच्चे इधर आ जाओ, ब्लू हाउस वाले इधर चले जाओ, ग्रीन हाउस वाले इधर चले जाओ, ताकि हम उसकी काउंटिंग करें। तो ग्रुपिंग कर दिया, तो ग्रुप बाय लोकेशन। ठीक है, डिस्प्ले द स्टोर नेम, लोकेशन एंड डेट ऑफ ओपनिंग स्टोर्स वेयर ओपन बिफोर 2015। अब ओपनिंग ईयर कहाँ मिलेगा हमें? ओपनिंग ईयर इसी टेबल में मिल जाएगा। हमें क्या दिखाना है? स्टोर का नाम दिखाना है, तो स्टोर का नाम यहाँ से मिल जाएगा। हमें लोकेशन दिखाना है, लोकेशन यहाँ से मिल जाएगा। डेट ऑफ ओपनिंग तो कहीं दिया हुआ नहीं है, ओपनिंग ईयर दिया हुआ है, इसी को डेट ऑफ ओपनिंग हम मानेंगे। ठीक है, तो सिंपल क्वेरी है, सेलेक्ट स्टोर नेम कॉमा लोकेशन ओपनिंग ईयर फ्रॉम स्टोर वेयर ओपनिंग ईयर लेस देन 2015। 2015 नंबर में भी डाल सकते हैं, विदाउट नंबर भी डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब डबल कोट से यहाँ पे नहीं भी लगेगा तो काम हो जाएगा। टू ऐड अ न्यू कॉलम, अब ऐड करने के लिए ऑल्टर टेबल कमांड यूज होगा। तो ऑल्टर टेबल कहाँ पे ऐड करना है? कॉलम सेल, न्यू कॉलम सेल, इसने ये नहीं बताया कि कहाँ पे ऐड करना है। चलो ठीक है, स्टोर में ऐड कर देते हैं। ऑल्टर टेबल स्टोर, ऐड सेल इंटीजर, ऐड सेल इंटीजर। ठीक है, इसने डेटा टाइप बता दिया था, इंटीजर टाइप का सेल कॉलम ऐड करना है। तो ऐड किसको करना है? सेल इंटीजर को। कहाँ ऐड करना है? स्टोर में। और स्टोर के अंदर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, उसके स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो रहा है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे? ऑल्टर टेबल। लास्ट क्वेश्चन है, टू डिस्प्ले द स्टोर नेम एंड ऑनर नेम ऑफ ऑल स्टोर्स इन मुंबई। अब यहाँ पे ज्वाइन क्वेरी आप किया, 2 टेबल से मिक्सर डाटा निकलेगा, क्योंकि स्टोर नेम तो हम यहाँ से लेंगे, ऑनर नेम हम यहाँ से लेंगे। अब इस दोनों रिकॉर्ड को मैच कैसे करेंगे? तो ये ऑनर आईडी यहाँ भी है और ऑनर आईडी यहाँ भी है, ये यहाँ पे फॉरेन की बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा? प्राइमरी की बनेगा। तो क्या लिखा जाएगा? ध्यान से देखिए, स्टोर नेम कॉमा ऑनर नेम फ्रॉम। अभी देखो, इस ज्वाइन क्वेरी में ना हम 2 टेबल का नाम मेंशन करते हैं कॉमा से सेपरेट करके। ठीक है, फ्रॉम स्टोर कॉमा ऑनर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फ्रॉम स्टोर डॉट ऑनर आईडी, मतलब स्टोर का जो ऑनर आईडी है इक्वल टू ऑनर डॉट ऑनर आईडी, ऑनर के ऑनर आईडी से, और इसने कहा था सिर्फ मुंबई लोकेशन का चाहिए, तो एंड लोकेशन इक्वल टू। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा ज्वाइन क्वेरी काम करता है। क्लियर हो गया? तो फाइनली आपको मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है 2025 सैंपल क्वेश्चन पेपर का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, इस बार मेरा टारगेट है, इस सेशन में मेरे 15,000 सब्सक्राइबर चाहिए मुझे। अभी मैं 13,000 के आसपास में हूं और मुझे 15,000 सब्सक्राइबर चाहिए। जितना ज्यादा सब्सक्राइबर आएगा उतना ज्यादा वीडियो आपको मिलता जाएगा, मैं बता रहा हूं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स आने से मोटिवेशन होते हैं, व्यूज आने से मोटिवेशन होते हैं। तो मतलब आपका काम इतना ही है, इसको प्रमोट करना है। जितना ज्यादा आपने प्रमोट कर दिया उतना ज्यादा आपका फायदा है। ये देखो, फ्री की स्टडी मैं आपको दे रहा हूं। अब इस फ्री की स्टडी में मुझे क्या चाहिए? मुझे व्यू चाहिए, मुझे सब्सक्राइबर चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।